हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, जिसको हम लोग मॉडर्न अलजेब्रा भी कहते हैं। मतलब इसका दो नाम होता है, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा या फिर मॉडर्न अलजेब्रा। ये हम लोग को बीएससी पार्ट 2 में पढ़ना है बिहार यूनिवर्सिटी के सिलेबस में, लेकिन इसको बहुत सारे यूनिवर्सिटी के सिलेबस में पार्ट 1 में भी पढ़ना है। जैसे मिथिला यूनिवर्सिटी में इसको पार्ट 1 में ही पढ़ना है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको बीएससी के अंदर किसी न किसी पार्ट में ये आपको देखने को मिल जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा या फिर मॉडर्न अलजेब्रा। और यही नहीं, और भी बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे आईटी, जैम वगैरह और बहुत सारे चीज़ों में आपको ये मिलेगा। बहुत ही अच्छा ब्रांच है इसका, बहुत ही ज़्यादा यूज है, ठीक है। तो इसके बिना आप आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। जैसे पार्ट 3 में भी इसका बहुत ज़्यादा यूज आने वाला है, सारा चैप्टर मतलब इस पे आगे टिका हुआ है। अगर आप अभी पार्ट 2 में इसको पढ़ रहे हैं तो, या फिर पार्ट 1 में पढ़ रहे हैं तो भी आगे चल के इसका ज़रूरत बहुत ही ज़्यादा आने वाला है। इसलिए इस चैप्टर को आप बहुत ही अच्छे से समझिएगा, नहीं तो हो सकता है कि आगे आपको दिक्कत हो हर चैप्टर में, ठीक है। बेसिक है ये। तो इसमें हम लोग को सबसे पहला टॉपिक पढ़ना है बाइनरी ऑपरेशन। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि बाइनरी ऑपरेशन क्या है। वैसे आपको ये 12th क्लास में भी एक बार मिला होगा बाइनरी ऑपरेशन, आपको रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर में, पहले चैप्टर में ही, जहां आपको बाइनरी ऑपरेशन से इंट्रोड्यूस कराया गया होगा। खैर कोई बात नहीं, अगर आपको याद नहीं है तो फिर से हम आपको रिवीजन कराते हैं और समझाते हैं कि यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन क्या है और वहाँ पे क्या था और दोनों में क्या डिफरेंट है, कि क्या दोनों सेम ही है। बाइनरी ऑपरेशन के बाद हम लोग ग्रुप समझेंगे। ग्रुप इस चैप्टर का सबसे अहम चीज़ है, सबसे मेन चीज़ है, ठीक है। बाइनरी ऑपरेशन तो ग्रुप को समझने के लिए बेसिकली हम लोग को समझना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं बाइनरी ऑपरेशन। देखिए, बाइनरी ऑपरेशन को समझने के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि लेट ए एंड बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। मान लेते हैं कि ए और बी रियल नंबर से बिलोंग करता है, मतलब ए और बी कोई दो रियल नंबर है, ठीक है, इमेजिनरी नंबर नहीं है, रियल नंबर आप समझते हैं, ठीक है। तो अगर इसको लिखे सच डैट ए एंड बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, सच डैट ए एंड बी रियल नंबर से बिलोंग करता है इस प्रकार से कि ए स्टार बी इज इक्वल टू, मान लेते हैं ए इंटू बी और प्लस ए, ऐसे मान लेते हैं ए प्लस बी और प्लस ए बी, ठीक है। अब देखिए, एक नंबर केस हम लोग ये मान लेते हैं, दूसरा नंबर केस ये मान लेते हैं कि ए स्टार बी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस 1, और तीसरा नंबर केस हम लोग ये मान लेते हैं कि ए स्टार बी इज इक्वल टू ए माइनस बी और प्लस ए इंटू बी। चौथा नंबर केस हम लोग ये मान लेते हैं कि ए स्टार बी इज इक्वल टू ए माइनस बी और माइनस ए बी, ठीक है। और पांचवा नंबर केस मान लेते हैं कि ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी बाई ए प्लस बी। तो हेयर स्टार इज एन ऑपरेशन। यहाँ पे स्टार क्या है, ऑपरेशन है, या फिर इसको आप बोल सकते हैं बाइनरी ऑपरेशन भी है। लेकिन बाइनरी ऑपरेशन कहना एग्जैक्ट सही बात नहीं होगा, क्यों, अभी हम समझाते हैं। तो इतना ही आपको समझना है। अब यहाँ पे स्टार का मतलब समझना है, यही ऑपरेशन है। इस स्टार को हम लोग ऑपरेशन बोलते हैं। ये ए और बी के बीच में रिलेशन को बता रहा है कि ए और बी का रिलेशन क्या है। ए स्टार बी, यहाँ पे इस केस में ए प्लस बी और प्लस ए बी हो रहा है। जैसे कि आप फॉर्मूला पढ़े हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। कैसे होता है, कैसे होता है, तो इसका एक अपना फार्मूला है। उसी तरीके से यहाँ स्टार का मतलब है कि ए प्लस बी प्लस ए बी। यहाँ स्टार का मतलब है ए प्लस बी प्लस 1, और यहाँ पे उसी स्टार का मतलब है ए माइनस बी और प्लस ए इंटू बी। और फिर यहाँ उसी स्टार का मतलब बदल रहा है, यहाँ उसी स्टार का मतलब बदल रहा है। यानी स्टार का मतलब आपके लिए हमेशा बदलेबल होगा, मतलब चेंजेबल होगा, हमेशा वो बदलते रहेगा। हर क्वेश्चन में अलग अलग स्टार का मतलब होगा, ठीक है। तो स्टार, इस स्टार को ही हम लोग बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं या फिर ऑपरेशन कहते हैं। मतलब इसी में कुछ विशेषता हो जाता है तो उसको बाइनरी ऑपरेशन बोलते हैं। पहले तो आप समझिए कि ऑपरेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये ऑपरेशन हुआ, ठीक है। अब हम आपको समझाते हैं कि बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है। तो एक चीज आप समझ सकते हैं कि अगर आप कहीं पे लिख रहे हैं a प्लस बी, तो यहाँ पे प्लस जो है ये भी एक ऑपरेशन है, ठीक है। इस प्लस ऑपरेशन के तहत ही आप 5 + 6 = 11 लिखते हैं।
क्योंकि इस प्लस के कारण ही 5 + 6 क्या हुआ है 11। अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई रहता तो ये 30 हो जाता, 30 हो जाता। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई भी एक ऑपरेशन है। यहाँ पे आप देख रहे हैं दोनों में नंबर सेम ही है, बस यहाँ प्लस था इसलिए इसका आंसर 11 हुआ और यहाँ मल्टीप्लाई है इसलिए इसका आंसर 30 हुआ। तो यानी ऑपरेशन के चलते यहाँ पे नंबर बदल रहा है कि नहीं, देख रहे हैं। तो अलग अलग ऑपरेशन का अलग अलग मतलब होता है। यहाँ पे ए और बी दोनों सेम है लेकिन दोनों का वैल्यू अलग अलग आया क्योंकि दोनों के जगह पे अलग अलग ऑपरेशन है, ठीक है। तो उसके बाद अब हम लोग समझते हैं बाइनरी ऑपरेशन का पहले डिफिनीशन, उसके बाद डिफिनीशन लिख के उसके बाद समझाते हैं कि बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है। ये ऑपरेशन क्या होता है आपको समझ में आ रहा है धीरे धीरे। ऑपरेशन एक दो नहीं होता है, जैसे कि यहाँ प्लस हो गया, यहाँ पे माइनस भी ऑपरेशन होगा, मल्टीप्लाई, गुना, भाग, केवल इतना ही ऑपरेशन नहीं होगा, और भी बहुत सारे ऑपरेशन हो सकते हैं, जैसे कि ये सारा ऑपरेशन है, ठीक है। इन्फिनिटिव नंबर ऑफ इन्फिनिटिव ऑपरेशंस होते हैं, ऑपरेशंस की संख्या अनंत होती है, ठीक है। लेकिन जब भी आपको क्वेश्चन दिया रहेगा तो उसमें दिया रहेगा कि कौन सा ऑपरेशन यहाँ पे है, ठीक है। अब बाइनरी ऑपरेशन क्या है हम लोग समझते हैं। देखिए बाइनरी ऑपरेशन मतलब बाइनरी ऑपरेशन सेट के अंदर डिफाइन है, कम से कम उसके अंदर 2 एलिमेंट रहना चाहिए, ठीक है। जैसे अगर आपके पास कोई सेट ए है, ठीक है, कोई सेट हम मान लिए ए बना लिए 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते करते, ये क्या है सेट ऑफ नेचुरल नंबर है जिसको हम लोग n से डिनोट करते हैं। आपको दिख रहा होगा, मान लिए कि अच्छा ए नहीं मान के हम इसी को n मान लेते हैं क्योंकि ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। आपको दिख रहा होगा नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, इन्फिनिटिव तक जाता है। तो ये हम लोग एक सेट मान लिए हैं, ये क्या है एक नेचुरल नंबर का सेट है। अब इसमें से कोई भी 2 एलिमेंट लेकर हम लोग इसमें अगर कोई ऑपरेशन करते हैं, अगर इसके किसी 2 एलिमेंट को लेकर अगर हम लोग कोई भी ऑपरेशन करते हैं, ऑपरेशन दुनिया में बहुत सारे हैं लेकिन कोई भी ऑपरेशन करते हैं इसके किसी भी 2 एलिमेंट को लेकर, और अगर ऑपरेशन करने के बाद जो रिजल्ट आता है वो भी इसी सेट में हो तो वो बाइनरी ऑपरेशन कहलाता है। तो वो जो ऑपरेशन होगा वो बाइनरी ऑपरेशन होगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे बहुत सारा ऑपरेशन है, मान लीजिए कि हम यही ऑपरेशन लेते हैं ए स्टार बी, तो ए हम मान लिए कि ए इज इक्वल टू 1 लिए और बी इज इक्वल टू 2 लिए, ठीक है। और ए स्टार बी करते हैं, ए स्टार बी मतलब 1 स्टार 2 करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर ये केस लेते हैं, अगर स्टार का मतलब ये लेते हैं तो क्या है a प्लस बी और प्लस ए बी, तो इसके जगह पे क्या करेंगे a प्लस बी, a मतलब 1 प्लस b मतलब 2 और ए बी मतलब a इंटू बी। तो ये कितना होगा 1 2 3 और प्लस 2 कितना हो जाएगा 5। अब बताइए क्या ये जो इसका आंसर आया है 5 इस नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है कि नहीं, तो ऑलरेडी नेचुरल नंबर में करता है बिलोंग, तो इसको लिखेंगे बिलोंग्स टू n, यानी हेंस हम लोग कह सकते हैं हेंस ये स्टार इज अ बाइनरी ऑपरेशन। स्टार क्या हो गया यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन हो गया। बाइनरी ऑपरेशन क्यों हुआ, अब देखिए ये सब भी ऑपरेशन है लेकिन ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। अब बाइनरी ऑपरेशन मतलब हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, गारंटी नहीं है, कुछ इसमें से ऑपरेशन हो भी सकता है कुछ नहीं भी हो सकता, जैसे ये हो गया, ठीक है। तो बाइनरी ऑपरेशन होने के लिए क्या कंडीशन है, अगर इस सेट के अंदर के किसी भी आप 2 एलिमेंट को लेते हैं और उसके ऊपर ऑपरेशन को लगाते हैं, किसी भी ऑपरेशन को, अगर उस ऑपरेशन को लगाने के बाद जो आंसर आया वो एलिमेंट आएगा वो एलिमेंट इसी सेट के अंदर हो तो वो ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन कहलाएगा, वो नंबर बाइनरी ऑपरेशन नहीं कहलाएगा। यहाँ पे 1 और 2 लिए हैं तो ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। बाइनरी ऑपरेशन क्या है, ये स्टार क्या कहता है, ये स्टार कहता है कि 2 नंबर को जब आप इस स्टार से ऑपरेशन करिएगा तो उस दोनों को जोड़ने के बाद उसके दोनों को गुणनफल को जोड़ना है, जैसे a प्लस बी प्लस ए बी को जोड़ना है। तो जब हम लोग इतना इसको किए हैं तो ये 5 आंसर दिया है और 5 इस सेट के अंदर बिलोंग करता है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये जो स्टार है, ये जो ऑपरेशन है स्टार, ये किस टाइप का ऑपरेशन है, तो बाइनरी ऑपरेशन है, ठीक है। समझ में आ गया। कुछ और आपको एग्जाम्पल हम देते हैं। चलिए मान लेते हैं लेट a एंड b बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या लेना है, सिंगल नंबर नहीं लेना है, एक सेट लेना है, ठीक है। तो हम लोग एक पूरा का पूरा सेट लेते हैं, a एंड b बिलोंग्स टू रियल नंबर। इस कैपिटल R का मतलब केवल रियल नंबर नहीं है,
इसका मतलब है सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, सेट ऑफ रियल नंबर। अब ए और बी क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर है, रियल नंबर से बिलोंग करता है, रियल नंबर का जो सेट है उसका सदस्य है ए और बी। ठीक है, तो अब हम लोग ए और बी का कोई ऑपरेशन करते हैं। लेट ए एंड बी बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड इधर ये लिखते हैं स्टार बी एंड एनी ऑपरेशन सच डैट स्टार एक ऑपरेशन है इस तरीके से कि ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी और प्लस ए बाई बी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लोग माने हैं कि ए और बी क्या है, रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, सिर्फ रियल नंबर से नहीं, सेट ऑफ रियल नंबर, रियल नंबर का जो सेट होगा उससे बिलोंग कर रहा है। एंड स्टार एक क्या है, ऑपरेशन है जो इस प्रकार से है कि ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए बाई बी। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि क्या ये जो स्टार है ये बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं। ठीक है, तो आप बताइए कि यहाँ पे अगर ए और बी रियल नंबर से बिलोंग करता है तो ए बी जो है ए और बी का गुना करिएगा तो दो रियल नंबर का गुना कितना इमेजिनरी नंबर आएगा। दो रियल नंबर का मतलब क्या है, रियल नंबर जो दिखाई दे, मतलब जिसका कल्पना आप कर सके। मान लिए √2 ही है और एक मान लिए 2 है, तो इसका गुना करिएगा तो ये 2√2 आएगा, आयोटा में थोड़े आएगा। अगर ये मान लिए इस दोनों में ए एंड बी में दोनों में कोई भी नंबर इमेजिनरी नहीं है तो आप जब उसको मल्टीप्लाई करिएगा तो वो इमेजिनरी नहीं आएगा, रियल ही आएगा। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि ये रियल नंबर से बिलोंग करता है। ठीक है, उसके बाद अब जब आप दो नंबर को डिवाइड करिएगा, दो रियल नंबर को डिवाइड करिएगा तो भी एक रियल नंबर ही आएगा, क्योंकि इमेजिनरी नंबर तो इसमें है नहीं। और जब तक इमेजिनरी नंबर नहीं आता है तब तक आप उसको जोड़िए, घटाइए, गुना करिए, भाग करिए, वो रियल ही आएगा, इमेजिनरी तो आने वाला नहीं है। तो ये भी क्या होगा, एक रियल नंबर ही होगा। ठीक है, और जब आप इस दोनों रियल नंबर को जोड़िएगा तो दो रियल नंबर का एडिशन क्या होगा, एक रियल नंबर ही होगा। और जब इसका पूरे का आंसर एक रियल नंबर आएगा तो ये रियल नंबर क्या होगा, इस सेट में बिलोंग करेगा, क्योंकि ये जो आर है ये तो पूरे रियल नंबर का सेट है ना। तो जब पूरे रियल नंबर का सेट है तो उसमें ये भी है, यानी ये किससे बिलोंग करेगा, आर से बिलोंग करेगा, सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग करेगा। और जब ये भी सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग करेगा तो ये स्टार क्या हो जाएगा, बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा। ठीक है, तो बाइनरी ऑपरेशन किसको कहते हैं, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए अब क्या करते हैं, ये जो नेचुरल नंबर का सेट है इसी से एक एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं कि इसमें a बराबर हम लिए 3 एंड b बराबर लिए 5। ये दोनों नेचुरल नंबर के सेट से बिलोंग करता है। ये दोनों क्या है, 3 और 5 दो नेचुरल नंबर है। ठीक है, अब हम लोग इस पर कोई ऑपरेशन लगाते हैं। मान लीजिए कि a ऑपरेशन b इज इक्वल टू कुछ इस प्रकार है, a माइनस बी है। ठीक है, a ऑपरेशन b इज इक्वल टू a माइनस बी है, ये भी एक ऑपरेशन है। ठीक है, तो अब a माइनस बी करते हैं, a के जगह पे 3 और माइनस बी के जगह पे 5 करते हैं तो कितना आएगा, -2 आएगा। तो क्या -2 नेचुरल नंबर है, तो इसका जवाब है नहीं, -2 तो नेचुरल नंबर नहीं है। नेचुरल नंबर तो 1 से शुरू होता है और इन्फिनिटी तक जाता है, 1 से शुरू होकर इन्फिनिटी तक जाता है नेचुरल नंबर, इसमें माइनस आने का तो कोई सवाल ही नहीं है। तो जब ये -2 इस नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं करता है तो क्या ये स्टार बाइनरी ऑपरेशन कहलाएगा, नहीं कहलाएगा। ऑपरेशन तो कहलाएगा लेकिन बाइनरी ऑपरेशन नहीं कहलाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं हेंस हियर स्टार इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको बाइनरी ऑपरेशन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं ग्रुप पे कि ग्रुप का डिफिनीशन क्या होता है। ये एग्जाम में पूछा जाता है डिफिनीशन ही। ठीक है, उसके बाद बहुत सारा उस पर क्वेश्चन पूछा जाता है बताने के लिए कि क्या ये ग्रुप है कि नहीं। ग्रुप बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। चलिए उस चीज़ को हम लोग समझते हैं, लेकिन उससे पहले बाइनरी ऑपरेशन का डिफिनीशन आपको लिख देते हैं। वैसे इसके डिफिनीशन का जरूरत नहीं पड़ने वाला, ये तो बस समझने के लिए, ग्रुप को समझने के लिए था।
लेकिन ग्रुप का डिफिनीशन पूछा जाता है, लेकिन इसका भी हम लिख देते हैं डिफिनीशन। देखिए बाइनरी ऑपरेशन का डिफिनीशन क्या कहता है, एन ऑपरेशन विच, अच्छा विच में एच छूट गया है, एन ऑपरेशन विच कंबाइन टू एलिमेंट्स ऑफ अ सेट टू प्रोड्यूस अनदर एलिमेंट्स, यहाँ पे TO2 होगा, ठीक है, अनदर एलिमेंट्स ऑफ सेम सेट इज कॉल्ड बाइनरी ऑपरेशन। कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल बात कहता है कि एन ऑपरेशन एक ऑपरेशन है जो कि कंबाइन करता है दो एलिमेंट्स को, कोई ऑपरेशन ऐसा जो किसी दो एलिमेंट्स को कंबाइन करता हो ऑफ अ सेट, किसी सेट के दो एलिमेंट्स को कंबाइन करता है और टू प्रोड्यूस अनदर एलिमेंट, और उसी सेट के दूसरे एलिमेंट्स को प्रोड्यूस कर देता है, तो उसको हम लोग बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं। आपको सारा चीज़ हम समझा ही दिए एग्जाम्पल देकर, ठीक है, वही चीज़ डिफिनीशन है, तो आप यहाँ से इसको नोट कर सकते हैं इसका डिफिनीशन, और ये एग्जाम्पल स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब हम लोग समझते हैं ग्रुप को, ठीक है। देखिए हम लोग समझते हैं डिफिनीशन ऑफ ग्रुप के डिफिनीशन को, तो किसी सेट को ही हम लोग ग्रुप कह देते हैं, लेकिन अब आप कहिएगा कि सेट और ग्रुप में डिफरेंट क्या हुआ, फिर बस थोड़ा सा अंतर है, सारे सेट को हम लोग ग्रुप नहीं बोल सकते हैं, ठीक है, कुछ ही सेट को हम लोग ग्रुप बोल सकते हैं, उसके लिए कुछ कंडीशन है। सबसे पहली बात तो ये है कि किसी सेट को हम लोग तब ग्रुप बोलेंगे जब उसके पास कम से कम एक बाइनरी ऑपरेशन हो, मतलब कोई एक ऐसा ऑपरेशन एग्जिस्ट करता हो उस ग्रुप के लिए, कोई एक ऐसा बाइनरी ऑपरेशन एग्जिस्ट करता हो, मतलब ऑपरेशन ऐसा एग्जिस्ट करता हो जो बाइनरी हो, मतलब अगर उसके दो एलिमेंट्स को हम लोग कोई विशेष प्रकार का ऑपरेशन करें तो जो एलिमेंट आए वो उसी में सेट में बिलोंग करना चाहिए। बाइनरी ऑपरेशन हम बता चुके हैं, बार बार उसी चीज़ को नहीं समझाएंगे। मतलब कोई एक बाइनरी ऑपरेशन वो रखता हो, वो सेट कोई एक बाइनरी ऑपरेशन रखता हो और चार प्रॉपर्टी को फॉलो करता हो। अगर कोई सेट ए को अगर हम ग्रुप कहना चाहते हैं तो ये सेट एक बाइनरी ऑपरेशन रखता हो, ये तो मस्ट भी है, ये तो चाहिए, उसके बाद ये चार प्रॉपर्टी को फॉलो करता हो, ठीक है। अगर ये सेट ए किसी बाइनरी ऑपरेशन स्टार को अपने साथ रख रहा है और इस चार प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है तो हम लोग इस सेट ए को ग्रुप बोल देंगे, ठीक है। ग्रुप का डिफिनीशन समझ में आ गया? हाँ, चलिए लिखते हैं ग्रुप का डिफिनीशन, उसके बाद हम आपको एक एक करके समझाते हैं कि आखिर क्या होता है और ये चार प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सीधा एग्जामिनेशन में पूछा जाता है डिफिनीशन ऑफ ग्रुप, ठीक है, तो इसलिए इसको हल्के में मत लीजिएगा, 8 नंबर का सवाल होता है। तो देखिए ग्रुप का डिफिनीशन, लेट जी बी अ नॉन एम्प्टी सेट एंड स्टार बी अ बाइनरी ऑपरेशन, देन जी स्टार इज सेड टू बी ग्रुप इफ इट फॉलोज फॉलोइंग पोस्टुलेट्स, ठीक है। अगर जी कोई नॉन एम्प्टी सेट है, मतलब अगर हम सेट ले रहे हैं, अगर हम कोई सेट जी मान लिए ले रहे हैं और ये खाली हो तो मेरा सेट लेने का कोई फायदा हुआ? जब खाली ही होगा तो इस पर बाइनरी ऑपरेशन हम कैसे अप्लाई करेंगे? इसलिए हम यहाँ पहले ये बता दे रहे हैं कि हम जो सेट जी ले रहे हैं वो खाली नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट है, चाहे एक ही हो दो ही हो, लेकिन है एलिमेंट, ठीक है। तो वैसे कम से कम 2 होना चाहिए, लेकिन इस चीज़ को यहाँ मेंशन नहीं किया गया है, क्योंकि अगर 2 नहीं होगा तो फिर बाइनरी ऑपरेशन कैसे अप्लाई होगा, लेकिन इतना आपको समझना है। तो लेट जी बी अ नॉन एम्प्टी सेट, जी एक नॉन एम्प्टी सेट है और स्टार जो है एक बाइनरी ऑपरेशन है, ठीक है। तो देन हम लोग जी और स्टार, मतलब ऐसे लिखा हुआ है जी और स्टार, इसका क्या मतलब है? इसी को हम लोग बोलते हैं ग्रुप, ठीक है। लेकिन इसको ग्रुप बोलते हैं, लेकिन ये 4 कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तब। और ये जी स्टार लिखने का मतलब हुआ कि ये सेट जी तो है ही, लेकिन इसके साथ में क्या है, ये बाइनरी ऑपरेशन भी है, ये अपने साथ में बाइनरी ऑपरेशन को रखा है, इसलिए ये ग्रुप है। अगर किसी चीज़ में पहले हमको चेक करना है कोई सेट में कि ये ग्रुप है कि नहीं, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि उसके साथ में कोई बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं, ठीक है। जैसे अगर किसी आदमी को चेक करना है कि वो शादीशुदा है कि नहीं, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि उसके साथ में उसकी वाइफ है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद ये सारा कंडीशन वगैरह देखेंगे कि वो सारे कंडीशन को फॉलो कर रहा है कि नहीं, ठीक है। तो ये हुआ इसका डिफिनीशन, लेकिन अभी ये डिफिनीशन अधूरा है। अधूरा इसलिए है क्योंकि अभी ये 4 कंडीशन के बारे में हम लिख तो दिए हैं, लेकिन अभी बताए नहीं कि ये क्या है।
पहला कंडीशन है क्लोजर लॉ। अब क्लोजर लॉ क्या है अभी हम बताए नहीं है, बताते हैं। दूसरा कंडीशन है एसोसिएटिव लॉ, तीसरा है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, चौथा है इनवर्स एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। ठीक है, तो एक एक करके सारे प्रॉपर्टीज को हम लोग समझते हैं। देखिए क्लोजर लॉ कुछ नहीं है, जो बाइनरी ऑपरेशन का जो फंडा होता है वही है क्लोजर लॉ। बस यही अंतर है कि ये लॉ है वो ऑपरेशन है, वो ऑपरेशन जिस तरीके से होता है उस तरीके को हम लोग क्लोजर लॉ कहते हैं। जैसे क्लोजर लॉ कहता है कि अगर किसी सेट में दो एलिमेंट है, लेट जैसे कि ए एंड बी बिलोंग्स टू, जैसे हम लोग ले लें कि ए एंड बी बिलोंग्स टू जी, ठीक है, देन ए स्टार बी ऑल्सो बिलोंग्स टू जी, बस। और फॉर ऑल, यहाँ पे हम लोग को लिखना चाहिए था फॉर ऑल, ठीक है, फॉर ऑल, या फिर नीचे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेट यहाँ पे लिख लिया, यहाँ पे लिख लेंगे फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी। देखिए कह रहा है कि ए और बी जी का कोई एलिमेंट है। जी क्या है, हम लोग जो सेट लिए थे वही सेट है, और ए और बी उसी सेट का दो एलिमेंट है, तो मस्ट बी देन ए स्टार बी। तो ए और बी में अगर कोई भी हम लोग ऑपरेशन करते हैं, स्टार क्या है, स्टार का मतलब यही है जो हम लोग यहाँ बाइनरी ऑपरेशन लिए हैं। तो अगर इस स्टार का, इस बाइनरी ऑपरेशन को हम लोग इस दोनों एलिमेंट पे अप्लाई करते हैं, तो अप्लाई करने के बाद जो एलिमेंट आना चाहिए वो भी इस जी में ही आना चाहिए। तो बाइनरी ऑपरेशन भी तो वही कर रहा था, तो इसमें कोई डिफरेंट नहीं है, बस वो बाइनरी ऑपरेशन था, ये लॉ है, कहना दोनों का सेम ही है। और उसके बाद फॉर ऑल, इसको हम लोग जो भी लिख के काटे हुए हैं इसको फॉर ऑल बोलते हैं। ए बी बिलोंग्स टू जी, इसका मतलब क्या हुआ कि ए और बी केवल एक ही दो एलिमेंट के लिए नहीं है, इस जी सेट के अंदर जितना एलिमेंट है सबके लिए है, इसीलिए इसको बोलते हैं फॉर ऑल। मतलब ए और बी के हर एक वैल्यू के लिए जो इस जी में बिलोंग करता है। जैसे कि जी के अंदर मान लीजिए 100 एलिमेंट है, तो इस रूल को वो 100 जो एलिमेंट है वो सारा 100 एलिमेंट सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि उसके, जैसे कि अगर हम मान लिए कोई सेट लिए, जैसे 1 2 3 4 ऐसे करके मान लिए कोई सेट लिए, ठीक है। अब इसके अंदर मान लिए कि हम 1 और 3 को ले लिए और कोई ऑपरेशन अप्लाई किए 1 3, और ये बिलोंग्स कर गया, मान लिए कि ये कोई नेचुरल नंबर का सेट है तो नेचुरल नंबर से। लेकिन कोई हम दूसरा मान लिए ऑपरेशन अप्लाई किए इसी का, मान लीजिए 3 ऑपरेशन 4, और ये बिलोंग नहीं करता है नेचुरल नंबर से, तब जो है ये स्टार ये क्लोजर लॉ को सेटिस्फाई नहीं करता है। जब ये अगर बाइनरी ऑपरेशन है तो ये सारे के लिए वैलिड होना चाहिए। इस नेचुरल नंबर के सेट के अंदर जितने एलिमेंट हैं सब के लिए ये सही होना चाहिए। इसीलिए यहाँ लिखा गया है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, ए बी बिलोंग्स टू जी, ठीक है। सारे एलिमेंट्स के लिए ये फंडा अप्लाई होना चाहिए, ठीक है। अभी ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है, जब हम आपको बहुत सारा एग्जाम्पल क्वेश्चंस वगैरह करके दिखाएंगे तो आपको धीरे धीरे और अच्छे से समझ में आएगा। अभी हो सकता है कि ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में ना आए, लेकिन अब जब कुछ क्वेश्चन धीरे धीरे करिएगा, इससे बहुत सारा क्वेश्चन बनाना है तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव लॉ। अब एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है, ये आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं एसोसिएटिव लॉ में कि ए प्लस और ऐसे करके बी प्लस सी है, तो अगर ये ए प्लस बी और ब्रैकेट हम लोग इधर कर देते हैं और प्लस सी कर देते हैं और ये दोनों बराबर है तो कहते हैं कि एसोसिएटिव लॉ को सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ भी वही कंडीशन है, बस यहाँ प्लस की जगह पे स्टार लगा देना है, बाइनरी ऑपरेशन लगा देना है। तो यहाँ पे अगर ए स्टार बी और स्टार सी इज इक्वल टू, अगर ये आ जाता है ए स्टार बी स्टार सी के बराबर ये दोनों हो जाता है, तो अगर मतलब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो हम लोग ये मान के चलेंगे कि एसोसिएटिव लॉ को सेटिस्फाई कर रहा है। और फॉर ऑल यहाँ पे ए बी सी क्या है, बिलोंग्स टू जी है। तो आप एसोसिएटिव लॉ समझ गए। यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ का क्या मतलब है, तो जी जो सेट है वो एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करना चाहिए ये इस बाइनरी ऑपरेशन के साथ, ठीक है। जी का सारा एलिमेंट इस बाइनरी ऑपरेशन के साथ इस एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करना चाहिए, ये इसका दूसरा कंडीशन है G2, ठीक है। अब हम लोग आते हैं G3 पे, इसके तीसरे प्रॉपर्टी पे। तीसरा प्रॉपर्टी कहता है कि एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, मतलब जी में
जितने सारे एलिमेंट है उस सबका आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए उसी सेट के अंदर, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ। अब आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है ये हम लोग समझते हैं। देखिए सबसे पहला बात, आइडेंटिटी एलिमेंट को हम लोग ई से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो कोष्ठ में लिख देते हैं ई, ठीक है, ई से डिनोट करते हैं। अब इसको भोजपुरी में समझ सकते हैं, थुथुर होता है। अगर हम लोग मान लेते हैं लेट कि कोई ए है, ए कोई एलिमेंट है जी का, तो कहता है कि अगर ए का ऑपरेशन इस आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ करते हैं या फिर इस आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑपरेशन ए के साथ करते हैं तो भी ये ए के ही बराबर हो जाएगा। मतलब इस पे इस ऑपरेशन का कोई असर ही नहीं पड़ेगा। किसके साथ में? इस आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ में। तो इसी को बोलते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट। मतलब अगर ए कोई एलिमेंट है उसके साथ में किसी ऐसे नंबर के साथ ऑपरेशन किया जाए जिससे कि उसमें कोई भी चेंज ना हो। जैसे कि इस मान लीजिए कि हम 5 लें, ठीक है, और मान लीजिए ऑपरेशन प्लस है तो 5 में कितना जोड़े कि 5 के ही बराबर आ जाए, 0, तो ये 5 के ही बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पे ये क्या है, ये 0 क्या है, ये आइडेंटिटी एलिमेंट है। किसके लिए? इस ऑपरेशन प्लस के लिए, और ये जिस सेट का मेंबर है उस सेट के लिए भी, ठीक है। तो कह रहा है G3 प्रॉपर्टी की एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट भी उस सेट के अंदर एग्जिस्ट करना चाहिए। तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है? आइडेंटिटी एलिमेंट वो होता है जैसे कि उसका आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ किसी भी एलिमेंट का अगर आप ऑपरेशन करते हैं तो वो उसमें कोई चेंज नहीं होता है, वो अपने आप के ही बराबर रहता है। तो अगर ए बिलोंग्स टू जी करता है तो ए स्टार ए ई इज इक्वल टू ई स्टार ए इज इक्वल टू ए होगा, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी होना चाहिए। ए सारे एलिमेंट्स के लिए है, एंड मस्ट बी, एंड ई बिलोंग्स टू जी होना चाहिए। अगर ई जी से बिलोंग्स कर रहा है तो इसका मतलब है कि आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है। यहाँ एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट लिखा हुआ है, तो एग्जिस्टेंस ऑफ का मतलब क्या हुआ कि आइडेंटिटी एलिमेंट इस जी सेट के अंदर होना चाहिए, तभी ये प्रॉपर्टी माना जाएगा कि अप्लाई हुआ, ठीक है। तो ये तीसरा कंडीशन ये हुआ कि आइडेंटिटी एलिमेंट भी इस सेट जी के अंदर होना चाहिए। उसी तरीके से ये चौथा कंडीशन है कि जिस तरीके से आइडेंटिटी एलिमेंट इस सेट के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है उसी तरीके से इन्वर्स एलिमेंट भी इस सेट के अंदर एग्जिस्ट करना चाहिए। लेकिन आइडेंटिटी एलिमेंट का मतलब तो आप समझ गए, लेकिन इन्वर्स एलिमेंट का मतलब क्या होता है? तो इन्वर्स एलिमेंट के लिए थोड़ा सा इसमें डिफरेंट ये होता है कि आइडेंटिटी एलिमेंट पूरे सेट का एक ही होता है, लेकिन इन्वर्स एलिमेंट हर एक मतलब एलिमेंट्स के लिए अलग अलग होता है। जैसे किसी सेट में 100 एलिमेंट है तो उसमें हर एक 100 एलिमेंट का अलग अलग इन्वर्स होगा। तो इन्वर्स किसको बोलेंगे? तो इन्वर्स उस एलिमेंट को बोलेंगे जिस एलिमेंट के साथ उस एलिमेंट का ऑपरेशन करने पे आइडेंटिटी के बराबर आ जाए। जैसे कि हम लोग मान लेते हैं कि कोई लेट ए जो एलिमेंट है वो किससे बिलोंग कर रहा है? सेट जी से बिलोंग कर रहा है। एंड ए का जब हम लोग ऑपरेशन कर रहे हैं ए इन्वर्स के साथ, मतलब ए का ऑपरेशन हम लोग किसी मान लेते हैं कि बी के साथ कर रहे हैं, ए का ऑपरेशन बी के साथ कर रहे हैं और ये आइडेंटिटी आ गया। या फिर हम लोग ऐसा कर रहे हैं कि इस बी का ए के साथ हम लोग स्टार कर रहे हैं, ऑपरेशन कर रहे हैं, तो भी ये आइडेंटिटी आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ए और बी एक दोनों का इन्वर्स है, ठीक है। ये चीज़ आप मैट्रिक्स में भी पढ़े होइएगा कि ए इंटू ए का इन्वर्स इज इक्वल टू ए इन्वर्स इंटू ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी होता है। तो यहाँ पे भी वही बात है कि अगर किसी दो एलिमेंट का आप स्टार कर रहे हैं यानी ऑपरेशन कर रहे हैं और फिर उस दोनों को इंटरचेंज भी कर रहे हैं आगे पीछे, फिर भी ऑपरेशन कर रहे हैं, तो वो आइडेंटिटी के बराबर आ जाता है। तो वो दोनों एलिमेंट एक दूसरे का इन्वर्स कहलाएगा, ठीक है। तो हेयर हम लोग कह सकते हैं B इज द इन्वर्स ऑफ ए, यानी इसको ए इन्वर्स से ऐसे भी हम लोग डिनोट कर सकते हैं। एंड ए इन्वर्स जो है वो बिलोंग करेगा जी से। यही कंडीशन कहता है
कि A इनवर्स G से बिलोंग करना चाहिए और फॉर ऑल AB बिलोंग्स टू G। किसी एक एलिमेंट के लिए नहीं, हर एक एलिमेंट्स के लिए, G के सारे एलिमेंट्स के लिए उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। अगर G में 20 गो एलिमेंट है तो 20 का इन्वर्स एग्जिस्ट करना चाहिए, तभी वो ग्रुप कहलाएगा। ये सारे कंडीशन को फॉलो करता है, ठीक है। और उसमें 20 एलिमेंट है और अगर 19 के 19 एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, लेकिन अगर एक एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता है तो वो ग्रुप नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो अगर किसी सेट को हम लोग को ग्रुप कहना है तो क्या क्या कंडीशन होना चाहिए? सबसे पहले उसके पास कोई बाइनरी ऑपरेशन स्टार होना चाहिए, ठीक है। बाइनरी ऑपरेशन होने के बाद वो इस 4 कंडीशन को फॉलो करना चाहिए, इस 4 प्रॉपर्टी को फॉलो करना चाहिए। पहला प्रॉपर्टी है क्लोजर लॉ, जो ये कहता है कि अगर उसके अंदर के उस सेट के अंदर के किसी 2 एलिमेंट का ऑपरेशन करते हैं तो वो जो ऑपरेशन करने के बाद रिजल्ट आएगा वो भी उसी सेट के अंदर होना चाहिए। दूसरा प्रॉपर्टी कहता है कि उस सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं वो इस बाइनरी ऑपरेशन स्टार के साथ एसोसिएटिव लॉ को पालन करना चाहिए, एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करना चाहिए इस स्टार के साथ, ठीक है। तो उस सेट के अंदर के किसी भी 3 एलिमेंट्स को लेंगे और उस पर बाइनरी ऑपरेशन लगा करके एसोसिएटिव लॉ को हम लोग चेक करेंगे। अगर सारे के सारे एलिमेंट फॉर ऑल ABC सारे के सारे एलिमेंट बाइनरी एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करते हैं तो कहा जाएगा कि वो सेट G क्या है, एसोसिएटिव लॉ को फॉलो कर रहा है। तीसरा एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी है। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी कहता है कि उस सेट का आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए। एक सेट का आइडेंटिटी एलिमेंट एक ही होता है। वैसे अगर कहा जाए तो किसी सेट का आइडेंटिटी एलिमेंट तभी पाया जाएगा जब उसमें कोई बाइनरी ऑपरेशन हो, तो उसके लिए कोई एक ही आइडेंटिटी एलिमेंट ई होता है, जिसको हम लोग ई से डिनोट करते हैं। और इस ई के साथ किसी भी उसके सारे एलिमेंट्स को जब आप बारी बारी से सारे के साथ ऑपरेशन करिएगा तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा, उतना ही के बराबर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स एलिमेंट, उस सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट है सारे का इन्वर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। और इन्वर्स का मतलब ये हुआ कि अगर किसी नंबर से अगर किसी 2 एलिमेंट को आपस में ऑपरेशन करते हैं और अगर वो आइडेंटिटी के बराबर आ गया तो वो दोनों एलिमेंट्स आपस में एक दूसरे का इन्वर्स होंगे। तो उसमें जितने भी एलिमेंट है उस सेट में उस सारे का इन्वर्स उसी सेट के अंदर होना चाहिए। ये सारे कंडीशन को अगर कोई सेट फॉलो कर रहा है तो उस सेट को हम लोग ग्रुप कहेंगे, ठीक है। तो इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग अब इस पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल एक क्वेश्चन कह सकते हैं, प्रूव दैट द सेट ऑफ इवन इंटीजर्स फॉर्म अ ग्रुप अंडर एडिशन। क्वेश्चन कह रहा है कि आप एक इवन इंटीजर का सेट ले लीजिए, ठीक है, और उसको एडिशन के रिस्पेक्ट में आपको प्रूफ करना है कि वो जो है एक ग्रुप का निर्माण कर रहा है, वो एक ग्रुप को फॉर्म कर रहा है, ठीक है। किसके रिस्पेक्ट में? एडिशन के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ जो एडिशन है ये एडिशन वाला बात है, यही हो जाएगा बाइनरी ऑपरेशन इसका, ठीक है। और उसके बाद ये इवन इंटीजर जो है ये सेट हो जाएगा इवन इंटीजर का, ठीक है। तो हम लोग को एक इवन इंटीजर का सेट बना लेना है और उसके बाद इसको बाइनरी ऑपरेशन एडिशन के रिस्पेक्ट में दिखाना है कि ये ग्रुप का निर्माण करता है, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम लोग को समझना है कि ये इवन इंटीजर का मतलब क्या है, इंटीजर क्या होता है। इस चैप्टर में आपको बार बार इंटीजर का, रेशनल नंबर, प्राइम नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, ये वो कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल नंबर, ये सारा चीज़ आएगा। तो एक बार पहले हम लोग रफली समझ लेते हैं कि ये नंबर सिस्टम में क्या किसका मतलब क्या होता है, ठीक है। आप लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, फिर भी थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं। जैसे नंबर है, पूरे जितने भी नंबर होते हैं वो सारे नंबर को हम लोग ओवरऑल 2 भाग में डिवाइड करते हैं, एक रियल नंबर और एक इमेजिनरी, ठीक है। रफली आपको बता रहे हैं रियल और इमेजिनरी, एक वास्तविक संख्या और एक काल्पनिक संख्या, 2 भाग में पूरे नंबर को बांटते हैं। अब यहाँ से रियल नंबर का कई पार्ट हो जाता है। रियल नंबर में ही आता है आपका रेशनल नंबर, उसके बाद इसी में आता है आपका ये इंटीजर्स, इसी में आता है आपका नेचुरल नंबर। उसके बाद इस इमेजिनरी नंबर को और रियल नंबर को मिला के बनता है कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है।
तो इस तरीके से थोड़ा सा आपको माइंड में रखना है कि अब नंबर दो भाग में बट रहा है, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर, ठीक है। और रियल नंबर में आता है आपका रेशनल नंबर, इंटीजर्स, नेचुरल नंबर, ये सारा चीज़ आता है। अब हम अगर आपसे पूछे कि नेचुरल नंबर में क्या होगा, तो नेचुरल नंबर में क्या होगा, आपको थोड़ा सा समझ में तो इतना आएगा ना कि वही चीज़ होगा जो इंटीजर में होगा, इंटीजर में क्या होगा, वही चीज़ जो ये रेशनल नंबर में होगा। ऐसे करके थोड़ा सा आप समझ सकते हैं। एक एक करके हम जब ये आएगा चीज़, एक एक करके जब नेचुरल नंबर आएगा तो हम आपको नेचुरल नंबर के बारे में बताएंगे, जब इंटीजर आएगा, अभी आया है तो इंटीजर के बारे में बताएंगे, ऐसे करके क्या हम बताएंगे। ओवरऑल एक डायग्राम से आप थोड़ा सा रफली इसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन का आप सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सेट को डिफाइन कर लेंगे। सेट सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे वी हैव सेट ऑफ इवन इंटीजर्स दैट इज, हम लोग मान लेते हैं इवन इंटीजर्स के सेट को ई, ठीक है। तो इसके अंदर क्या क्या एलिमेंट होगा, तो इस सेट के अंदर क्या एलिमेंट होगा, जितने भी इवन इंटीजर है, इंटीजर क्या है, माइनस इन्फिनिटिव से प्लस इन्फिनिटिव तक जितने भी नंबर आते हैं, अगर वो रूट में नहीं हो और फ्रैक्शन में नहीं हो तो वो सारे इंटीजर है। मोटा मोटी आप ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। अगर आपको याद नहीं है तो इंटीजर आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 जितने भी नंबर है, चाहे वो प्लस में हो, माइनस में हो या फिर जीरो हो, वो सारे के सारे इंटीजर हैं। बस वो फ्रैक्शन में नहीं होने चाहिए और रूट में नहीं होने चाहिए, ठीक है। फ्रैक्शन रूट में है तो वो मामला जाता है रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। अगर फ्रैक्शन में है तो वो रेशनल नंबर है, और अगर फ्रैक्शन में नहीं है, रूट में है, तो वो इरेशनल नंबर होता है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ये है आपका इंटीजर, ठीक है। तो इसके अंदर अब हम लोग को केवल इंटीजर तो लेना नहीं है, इवन इंटीजर लेना है, मतलब सम इंटीजर लेना है, ठीक है। तो सम इंटीजर लेना है तो ये माइनस इन्फिनिटिव से ऐसे शुरू होगा, और मान लीजिए यहाँ -6 होगा, -4 होगा, -2 होगा, ऐसे 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, ऐसे करके आगे बढ़ेगा, ठीक है। आगे कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटिव तक जाएगा, और पीछे भी कहाँ, माइनस इन्फिनिटिव तक, ठीक है। तो यही हम लोग का सेट होगा, ठीक है। अब इसी को प्रूफ करना है कि ये जो सेट ही है ये एडिशन के रिस्पेक्ट में एक ग्रुप का निर्माण करता है, एक ग्रुप का फॉर्म करता है। तो यहाँ पे लिख लेंगे गिवन बाइनरी ऑपरेशन इज एडिशन, ठीक है। बाइनरी ऑपरेशन क्या है, एडिशन है, कोष्ठ में ऐसे हम लोग लिख सकते हैं प्लस, ठीक है। अब देखिए बाइनरी ऑपरेशन को हम लोग BO शॉर्टकट में लिख देते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं, ठीक है, BO। अब से हम BO ही लिखेंगे, पूरा बाइनरी ऑपरेशन नहीं लिखेंगे, ठीक है। BO लिखेंगे, इसका मतलब क्या है, बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। अब हम लोग को प्रूफ क्या करना है वो भी लिख देते हैं, टू प्रूव दैट, प्रूफ करना है कि ये जो सेट ई है ये एडिशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप बना रहा है, यानी ऐसे हम लोग इसको सिंबॉलिकली लिख सकते हैं, ई और ऐसे प्लस कोष्ठ, इसी को ना ग्रुप बोलते हैं, इज फॉर्म्स अ ग्रुप, ठीक है। तो आपको हम बताए थे कि ग्रुप, ये ग्रुप कब होगा, जब ये चार प्रॉपर्टीज को फॉलो करेगा। इसके पास एक बाइनरी ऑपरेशन है, ये क्वेश्चन में ही दे दिया है, तो ये तो है ही, ये तो होना ही चाहिए बाइनरी ऑपरेशन, लेकिन इसके साथ साथ ये चार प्रॉपर्टी को फॉलो करना चाहिए। तो हम लोग देखते हैं कि क्या ये वो चारों प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। अगर वो चारों प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा तो ये क्या, ग्रुप का निर्माण करेगा, ये ग्रुप को फॉर्म्स करेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग पहला प्रॉपर्टी देखते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा लैंग्वेज लिख लेते हैं। वी नो डैट, या फिर हम लोग लिख सकते हैं क्लियरली, ई फॉर्म्स, या फिर ई प्लस फॉर्म्स अ ग्रुप if
इट फॉलोज फॉलोइंग पोस्टुलेट्स। ठीक है, तो पहला पोस्टुलेट क्या है? पहला, इसको हम लोग जीवन भी बोलते हैं, आप यहाँ से जीवन भी लिख सकते हैं। अच्छा ऊपर वाला कट गया है, अच्छा ऊपर कर देंगे, ठीक है। तो इसको जीवन हम लोग बोलते हैं। ये क्या होता है? क्लोजर लॉ। ये क्लोजर लॉ होता है। तो क्लोजर लॉ में ये क्लोजर लॉ को फॉलो कर रहा है कि नहीं, ये कैसे जांच होता है? तो हम लोग दो एलिमेंट इसके अंदर मान लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि लेट ए एंड बी कोई दो एलिमेंट है और ये बिलोंग कर रहा है सेट ई से, ठीक है। दो एलिमेंट सेट ई से बिलोंग कर रहा है, हम लोग ये मान लेते हैं। तो उसके बाद दोनों पे ऑपरेशन करते हैं, ए ऑपरेशन बी। तो क्या होगा यहाँ पे? ऑपरेशन क्या है? एडिशन है, प्लस होगा, तो ए प्लस बी। अब आप बताइए यहाँ पे ए और बी क्या है? ए और बी सेट ई से बिलोंग करता है, और सेट ई से बिलोंग करने का मतलब क्या हुआ? सेट ई से बिलोंग करने का मतलब हुआ कि ए और बी इवन इंटीजर है। तो आप जानते हैं कि आप दो इवन इंटीजर को जोड़िएगा तो वो तीसरा एक इवन इंटीजर ही आएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल 2 और 4 को जोड़िएगा तो 6 आएगा। 2 और 4 इवन इंटीजर है तो 6 भी तो इवन इंटीजर है। और अगर ये भी इसका जोड़ भी इवन इंटीजर आएगा, यानी इसका जोड़ भी इस सेट के अंदर में होगा, क्योंकि इस सेट के अंदर में जितने भी दुनिया में इवन इंटीजर है वो सारे मौजूद है। तो क्या ये वाला इवन इंटीजर इसमें मौजूद नहीं होगा? होगा ही। अगर कोई दो एलिमेंट इसमें से लेते हैं और उसको जोड़ते हैं तो वो जो तीसरा एलिमेंट आ रहा है वो भी तो इसी सेट में है। जैसे ए और बी इवन इंटीजर है, तो दो इवन इंटीजर को जब हम जोड़ेंगे तो तीसरा वो इवन इंटीजर ही आएगा, और जब वो इवन इंटीजर आएगा तो इसी सेट का होगा, और इसी सेट का होगा तो इस सेट से बिलोंग करेगा। तो क्लोजर लॉ भी तो यही कहता है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं बिलोंग्स टू सेट ई, और यहाँ फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ई। यहाँ पे ए और बी किसी एक खास वैल्यू के लिए नहीं है। इस सेट में, इस सेट ई में जितने भी वैल्यू है, जितने भी एलिमेंट है, वो सारे के लिए ए और बी अप्लाई होता है। तो ये कंडीशन क्या करता है? क्लोजर लॉ को फॉलो करता है, क्लोजर लॉ को सेटिस्फाई करता है। इस हम लोग एक्सप्रेशन से कह सकते हैं कि ये जो सेट ई है ये क्लोजर लॉ को फॉलो कर रहा है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं दूसरा प्रॉपर्टी पे, ठीक है। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है? एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। अब आप बताइए कि अगर आप कोई एलिमेंट लीजिएगा ए और इसमें कोई एलिमेंट बी जोड़िएगा और कोस्ट लेकर के इसमें कोई एलिमेंट सी जोड़िएगा, तो क्या यहाँ ए प्लस बी, पहले कोस्ट को बाद में लगाना है, प्लस सी इसके बराबर होगा? अगर ए और बी के जगह पे, ए बी सी के जगह पे इवन हो, तो अगर ए बी सी के जगह पे, तीनों के जगह पे इवन हो, तो ये तो कंडीशन आराम से सेटिस्फाई होगा। किसी भी नंबर का एडिशन एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है, ठीक है। अगर आपके पास कोई भी नंबर है, किसी भी टाइप का नंबर है, और आप उसको जोड़ते हैं तो वो एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। तो यहाँ पे हम लोग एक डायलॉग आराम से लिख सकते हैं, we know that addition of integers is associative। ठीक है, हम लोग पहले से ही जानते हैं कि एडिशन ऑफ इंटीजर, किसी भी इंटीजर का आप जब एडिशन करते हैं तो वो एसोसिएटिव होता है। तो क्या ये इंटीजर नहीं है? अब आप इवन इंटीजर लीजिए, ऑड इंटीजर लीजिए, किसी भी तरह का इंटीजर लीजिए, वो एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करेगा। तो इवन इंटीजर भी एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करेगा, यानी ये जो सेट ई है वो एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करता है, ठीक है। अब तीसरा प्रॉपर्टी पे हम लोग आते हैं। तीसरा प्रॉपर्टी है G3, ठीक है। G3 क्या कहता है? एग्जिस्टेंस ऑफ
एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, उधर दिख रहा होगा, दिख नहीं भी रहा होगा तो समझ लीजिएगा एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एक हम लोग मान लेते हैं एलिमेंट फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ई। हम लोग मान लेते हैं कि इस ई में, ये जो सेट ई है इसमें कोई ए एलिमेंट है, और ए का मतलब किसी एक एलिमेंट का बात नहीं है, फॉर ऑल, इसमें का कोई भी नहीं, हर एक एलिमेंट इस पे अप्लाई होगा। एक एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं, लेकिन इसके जगह पे कोई भी एलिमेंट हो सकता है, इसके कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ई लेते हैं, तो देन तो हम लोग जानते हैं कि ए इंटू मतलब ए का हम लोग ऑपरेशन करते हैं ई के साथ, मतलब ई मतलब आइडेंटिटी के साथ, या फिर आइडेंटिटी का ऑपरेशन करते हैं ए के साथ, तो ये ए के ही बराबर होता है। आइडेंटिटी का यही डायलॉग है, यही कंडीशन है, यही कहना है। तो यहाँ से हम लोग ई का वैल्यू निकालते हैं और देखते हैं ई का जो वैल्यू आ रहा है वो इस सेट के अंदर है कि नहीं। अगर ई का वैल्यू इस सेट के अंदर होगा तो हम लोग कहेंगे कि सेट के अंदर एक आइडेंटिटी एलिमेंट भी है, और आइडेंटिटी एलिमेंट एक होना ही चाहिए ग्रुप के लिए। ठीक है, तो बोर्ड पे जगह नहीं है, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इधर मिटा करके लिखते हैं। देखिए यहाँ से ए ऑपरेशन ई है और ई ऑपरेशन ए है, इज इक्वल टू ए है, तो ये तीन गो इक्वेशन है, तो कोई हम एक ले सकते हैं। मान लीजिए कि इतना बराबर इतना जब लेते हैं, यानी ए ऑपरेशन ई लेते हैं इज इक्वल टू ए, हम लोगों को ये पहले से पता है। तो यहाँ ऑपरेशन का मतलब क्या है, यहाँ ऑपरेशन का मतलब एडिशन है, प्लस है इस केस में, इस क्वेश्चन में, तो ए प्लस ई इज इक्वल टू ए है। तो आप बताइए ई बराबर क्या होगा, ए माइनस ए, और ए माइनस ए कितना होता है, 0 होता है। और आप बताइए 0 उस सेट में था कि नहीं, 0 था, यही ना सेट बनाए थे। ऐसे इधर इधर डॉट 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 करके -6 लिखे थे, -4 लिखे थे, -2 लिखे थे, उसके बाद 0 लिखे थे, फिर 2 लिखे थे, फिर 4 लिखे थे, डॉट डॉट डॉट। तो 0 है कि नहीं इस सेट में, तो 0 इस सेट में है, और 0 ही तो यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट आया है। कोई ज़रूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में आपका आइडेंटिटी एलिमेंट 0 ही आए, ये अलग अलग हो सकता है, लेकिन इस क्वेश्चन में तो 0 आया है ना। यहाँ देख रहे हैं आप, ई का वैल्यू 0 आया है, तो ई का वैल्यू 0 आया है जो कि सेट में बिलोंग करता है, तो हम लोग कह सकते हैं कि आइडेंटिटी एलिमेंट इस सेट में है। और कितना है आइडेंटिटी एलिमेंट, तो 0 है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं चौथा कंडीशन, इन्वर्स एलिमेंट एग्जिस्ट करता है कि नहीं। ठीक है, तो अब आते हैं हम लोग G4 पे, एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स एलिमेंट। ठीक है, तो फिर से हम लोग फॉर ऑल को ए मान लेते हैं, बिलोंग्स टू क्या, सेट ई। तो ए क्या करता है, सेट ई से बिलोंग करता है, तो हम लोग को क्या पता चलता है, देन इन्वर्स के लिए हम लोग जानते हैं कि ए ऑपरेशन ए इन्वर्स इज इक्वल टू ए इन्वर्स ऑपरेशन ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी होता है। यहाँ आप ए इन्वर्स की जगह पे बी भी रख सकते हैं, तो आपको बोलना होगा कि बी ए का इन्वर्स है। तो बात वही होता है, जब हम आपको बताए थे तो बताए थे ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए इज इक्वल टू ई, वेयर ए बी इज इन्वर्स ऑफ ए। ठीक है, तो बात वही है, बी ए का इन्वर्स है, तो ए के इन्वर्स के जगह पे हम लोग बी वहाँ रखे थे। ठीक है, तो यहाँ से फिर से हम लोग वही बात किसी एक को बराबर कर लेते हैं। तो यहाँ मान लेते हैं ए स्टार ए इन्वर्स लेते हैं, तो बराबर कितना होगा, आइडेंटिटी। तो स्टार का मतलब यहाँ पे क्या है, प्लस है, ए प्लस ए इन्वर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी। तो यहाँ से ए इन्वर्स का जब आप वैल्यू निकालिएगा, तब बताइए आइडेंटिटी का वैल्यू कितना आया था, 0 आया था, और माइनस ए, तो क्या होगा, ए इन्वर्स इज इक्वल टू माइनस ए आ रहा है। अब आप बताइए कि ए इन्वर्स का वैल्यू माइनस ए आ रहा है। अब आप जो ये सेट लिए थे ई बराबर ऐसे करके -4 -2 0 2 4 ऐसे करके, अब आप बताइए इसमें हम कोई भी एलिमेंट ले, ठीक है,
इस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट ले और उसमें माइनस लगा दे तो क्या वो इसी सेट में नहीं रहेगा? जैसे 4 ही लेते हैं, -4 ही लेते हैं, इसमें माइनस लगा देंगे तो ये +4 हो जाएगा। अगर आप 10 लेते हैं तो 10 में माइनस लगा दीजिएगा तो -10 हो जाएगा, वो भी इस सेट में है। अगर आप 1000 लेते हैं तो 1000 में माइनस लगा दीजिएगा, वो भी इस सेट में है, ठीक है। तो माइनस के डिफरेंस से ये सेट का एलिमेंट बदलने वाला नहीं है, इसी में रहेगा, ठीक है। तो यानी इसमें जितने भी एलिमेंट है सारे का इन्वर्स इसी में है। जैसे जितना एलिमेंट है सारे में माइनस लगा दीजिएगा तो उसका इन्वर्स हो जाएगा, माइनस लगा दीजिएगा तो भी वो इस सेट में रहेगा। जैसे -6 में आप माइनस लगा दीजिए, 6 भी इसी सेट में रहेगा। यानी माइनस लगाने से इसका चेंज नहीं होने वाला, इस सेट में रहेगा वो एलिमेंट, ठीक है। तो यानी जितने भी एलिमेंट है सारे का इन्वर्स भी इस सेट में है, यानी चौथा कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि इन्वर्स एलिमेंट भी एग्जिस्ट करता है। अच्छा, यहाँ पे सारे में हम लोग लिख सकते थे, यहाँ लिख सकते थे, इसके बाद एक डायलॉग लिख सकते थे हम लोग कि हेंस क्लोजर लॉ या फिर लिख सकते थे हेंस इट्स फॉलो, हेंस इट्स फॉलो क्लोजर लॉ। और नीचे इसमें हाँ इसमें भी लिख सकते थे हेंस इट्स फॉलो एसोसिएटिव लॉ। और यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ पे आप लिख सकते थे हेंस क्या लिख सकते थे, आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट, आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ लिख सकते हैं आप हेंस इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट, ठीक है। और फाइनली यहाँ इसके बाद लास्ट में लिख सकते हैं हेंस सेट ऑफ इवन इंटीजर, कोष्ट में आप ये लिख दीजिए हेंस सेट ऑफ इवन इंटीजर्स फॉर्म्स अ ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। और यही चीज़ हम लोग को प्रूफ करना था, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चन बनाना है, इसी तरीके से आपको लैंग्वेज लिखना है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, बहुत ही इजी है, इस तरीके से करना है। अब बात आता है कि कुछ क्वेश्चन आपको मिलेगा जिसमें कहेगा कि प्रूफ करिए कि ग्रुप को फॉर्म्स नहीं कर रहा है, कि ये ग्रुप नहीं है। तो इसमें से अगर कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा, अगर जैसे मान लीजिए कि इसका आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, तो हम लोग लिख देते हैं यहाँ हेंस आइडेंटिटी एलिमेंट डजंट एग्जिस्ट। उसके बाद नीचे लिखते हैं हेंस, चूँकि आइडेंटिटी एलिमेंट डजंट ऊपर लिख दिए तो हेंस हम लोग लिख देते हैं इट्स नॉट फॉर्म्स अ ग्रुप, ठीक है। बस हो गया, ऐसे ही करना है। तो सारे जितने भी क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे उस सारे में यही 4 प्रॉपर्टी की जांच करनी है और आपको क्वेश्चन बनाना है। बस बाइनरी ऑपरेशन अलग अलग दिया जा सकता है, कुछ और डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन हम लेते हैं जिसमें आपका कंसेप्ट और भी अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। हो सकता है अभी आपको बहुत अच्छे से समझ में नहीं आ रहा हो, थोड़ा सा थ्योरेटिकल चीज़ है। जब तक 2, 4, 10 क्वेश्चन आप अच्छे से नहीं बनाते हैं, नहीं देखते हैं, उतना अच्छे से आपको क्लियर समझ में नहीं आएगा, ठीक है। देखिए कुछ और टाइप के क्वेश्चन आपको हम बताते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहे हैं एग्जामिन इफ द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स ऑफ द फॉर्म a + b√3 वेयर a एंड b आर रेशनल नंबर्स फॉर्म अ ग्रुप अंडर एडिशन। कह रहा है कि आप एग्जामिन करिए, जांच करिए कि इफ द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स का मतलब जितने भी रियल नंबर्स हैं उन सारे का सेट अगर इस तरीके से लिखा जाए a + b√3 के फॉर्म में लिखा जाए, सेट ऑफ a + b√3 के फॉर्म में लिखा जाए, जहाँ a एंड b आर रेशनल नंबर्स, a एंड b क्या हो, रेशनल नंबर हो,
तो ये ग्रुप को फॉर्म्स करेगा एडिशन के रिस्पेक्ट में। ये चीज़ कह रहा है। थोड़ा सा लैंग्वेज भारी भरकम है, थोड़ा सा हो सकता है आपको समझने में दिक्कत हो, पर समझने का कोशिश करिए। कह रहा है एग्जामिन सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। रियल नंबर्स का सेट फॉर्म्स वो इस फॉर्म में हो, मतलब एक रियल नंबर्स का सेट हो, मान लेते हैं इसको आर ही मान लेते हैं, इस सेट का नाम दे देते हैं आर डैश दे देते हैं, क्योंकि ये एक्चुअली रियल नंबर नहीं है, इसमें कुछ कंडीशन लगाया है कि वो रियल नंबर का ही सेट है, बट इसके फॉर्म में ए प्लस बी रूट 3 के फॉर्म में है, और ए और बी के बारे में बोला है कि ये रेशनल नंबर है। ठीक है, रेशनल नंबर समझते हैं ना, परिमेय संख्या। ठीक है, तो परिमेय संख्या 1 2 3 4 5 भी होता है, 1/2 3/2 इस तरीके से भी होता है। जैसे अब अगर आप लिखते हैं 1 2 3, ये सारा रेशनल नंबर है, सारे के बाई में 1 छुपा हुआ है। ठीक है, लेकिन आप 3/2 लिखते हैं तो ये भी रेशनल नंबर है। ठीक है, बस यहाँ रेशनल नंबर है ए और बी के जगह पे, इरेशनल नंबर नहीं है, मतलब रूट में नहीं है कोई भी नंबर, क्योंकि रूट वाला को हम लोग इनरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, तो ये ए प्लस बी रूट 3 के फॉर्म में है, यानी कुछ इस तरीके का होगा। मान लीजिए ए प्लस 2 रूट 3, 2 प्लस 3 रूट 3, 3 प्लस 4 रूट 3, ऐसे करके ये कुछ फॉर्म में होगा। ठीक है, सारे रियल नंबर का फॉर्म है। ठीक है, मतलब क्या है, ये रियल नंबर का सेट है। ठीक है, और इसके अंदर कुछ ऐसे इस तरीके से एलिमेंट सजाया हुआ है। तो कह रहा है कि आप ये एग्जामिन करिए, जांच करिए कि ये जो सेट है ये एडिशन के रिस्पेक्ट में, यानी आर प्लस, ये एक ग्रुप को फॉर्म्स कर रहा है कि नहीं। क्वेश्चन समझ में आया? कुछ नहीं है, सिंपल सा फंडा है। आप सेट समझ लीजिए कि सेट क्या है। सेट कुछ इस तरीके से है, और ये एडिशन के रिस्पेक्ट में कह रहा है, ये एडिशन के रिस्पेक्ट में ये एक ग्रुप का निर्माण कर रहा है कि नहीं, एक ग्रुप का फॉर्मेट बना रहा है कि नहीं, ये चेक करना है। तो ग्रुप का फॉर्मेट बना रहा है कि नहीं, ये हम लोग कैसे चेक करते हैं, 4 प्रॉपर्टी अगर फॉलो करेगा तो ग्रुप का फॉर्म्स करेगा। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को पूरा लैंग्वेज लिख के तो नहीं बताएंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा हम समझा देते हैं, आइडिया बता देते हैं कैसे कैसे बनाना है। जैसे कि इसमें पहला प्रॉपर्टी आपको क्या दिखाना है कि क्लोजर लॉ को ये फॉलो कर रहा है कि नहीं, चेक करना है। तो अब कैसे करिएगा, मान लीजिए क्लोजर लॉ है, तो हम लोग यहाँ पे मान लेंगे लेट ए एंड बी बिलोंग्स टू, अगर आप इस सेट को आर स्टार मानते हैं तो यहाँ लिख देंगे आर स्टार। ठीक है, तो देन यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन क्या है, क्या होना चाहिए, ए और बी का जो ऑपरेशन होना चाहिए वो इस आर डैश से बिलोंग करना चाहिए। तो ए और बी का ऑपरेशन का मतलब क्या हुआ, ए और बी को जोड़ना है, क्योंकि ऑपरेशन क्या है यहाँ पे, एडिशन है। तो ए और बी को आप जोड़िएगा, तो यहाँ पे आप बताइए, आप ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पे आपको मानना पड़ेगा, ऐसे नहीं, यहाँ पे आप लिख लीजिए वेयर ए इज इक्वल टू A1 प्लस B1 रूट 3। इस फॉर्म में आपको एलिमेंट चाहिए। एलिमेंट्स आपको ए और बी के फॉर्म में थोड़े चाहिए, इस सेट के अंदर जो एलिमेंट है वो कुछ इस तरीके से फॉर्म में है। तो ए का जगह पर A1 प्लस B1 रूट 3, और बी के जगह पे मान लेते हैं कि A2 प्लस B2 रूट 3 है। ठीक है, तो ए और बी का वैल्यू रख लेंगे, A1 प्लस B1 रूट 3 और प्लस बी का वैल्यू रख लेंगे A2 प्लस B2 रूट 3। ठीक है, अब जब आप इसको जोड़िएगा तो A1 A2 एक साथ आ जाएगा, A1 प्लस A2, अरे यार, ठीक है, और उसके बाद ये रूट 3 कॉमन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा B1 प्लस B2 रूट 3। अब देखिए क्वेश्चन में एक बात देखिए, कहा था कि यहाँ पे ए और बी जो है वो रेशनल नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये और ये रेशनल नंबर आना चाहिए। तो आप जब दो रेशनल नंबर को जोड़िएगा तो भी ये रेशनल नंबर ही आएगा, ए और बी ही है, तो ये भी एक रेशनल नंबर आएगा, ये भी एक रेशनल नंबर आएगा। और जब ये दोनों रेशनल नंबर के फॉर्म में आएगा तो ये किससे बिलोंग करेगा, ये बिलोंग करेगा इस आर स्टार से। इस आर स्टार सेट के अंदर यह एलिमेंट भी उपस्थित होगा, यानी ये क्लोजर लॉ को क्या करेगा, फॉलो करेगा। ऑब्वियस बात है। ठीक है, अब देखिए दूसरा प्रॉपर्टी क्या है, दूसरा प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव लॉ।
तो एसोसिएटिव लॉ में भी हम लोग यही करेंगे, बस यहाँ पे 3 एलिमेंट ले लेंगे, ए बी और सी ले लेंगे, और यहाँ पे सी बराबर क्या ले लेंगे, A3 प्लस B3√3 ले लेंगे, और हम लोग इसको A प्लस बी अकोष्ठ में प्लस सी इज इक्वल टू दिखा देंगे कि ये A प्लस बी प्लस सी के बराबर आ जा रहा है। इसको LHS ले लेंगे, इसको RHS ले लेंगे, इस तरफ ABC का वैल्यू रख लेंगे, फिर इस तरफ रख लेंगे और दिखा देंगे कि ये दोनों बराबर आ जा रहा है। और ये दोनों बराबर आ जाएगा तो ये एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करेगा। तो हम लोग कह देंगे कि ये जो सेट है वो एसोसिएटिव लॉ को फॉलो कर रहा है, इट्स फॉलोज एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, उसके बाद तीसरा प्रॉपर्टी क्या होगा, तीसरा प्रॉपर्टी होगा एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। वो तो इजी है, बताते हैं। तो तीसरा प्रॉपर्टी है आपका एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। तो इसमें पहले जैसे ही करना है, मान लेंगे फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर स्टार और वेयर ए इज इक्वल टू वही बात A1 प्लस B1√3। तो देन हम लोग के पास क्या है, आइडेंटिटी वाले में ए स्टार आइडेंटिटी इज इक्वल टू आइडेंटिटी स्टार ए इज इक्वल टू ए होता है। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं ए स्टार आइडेंटिटी इज इक्वल टू ए। तो यहाँ से ए और यहाँ आइडेंटिटी स्टार का मतलब क्या है, प्लस है, ई इज इक्वल टू ए से कट जाएगा तो ई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आइडेंटिटी निकल जाएगा। इसी तरीके से इन्वर्स निकल जाएगा, एकदम सेम प्रोसेस है पहले की तरह, जैसे पहले क्वेश्चन में था। यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं होगा, बस यहाँ पे यही लिख देना है वेयर ए इज इक्वल टू देना। ठीक है, बस हो गया। तो ऐसे करके अगर ये सारी कंडीशन को फॉलो कर रहा है तो हम लोग लिख देंगे हेंस इट्स फॉलो ऑल कंडीशंस, हेंस इट्स फॉर्म्स अ ग्रुप। ठीक है, एग्जामिन करना था, हो गया। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, सो डेट सेट एस ऑफ ऑल पॉजिटिव रेशनल्स। सेट जो एस है, नाम दिया हुआ है सेट का, एक सेट एस नाम का बंदा है, इसके पास ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर्स है। रेशनल नंबर में जितने भी पॉजिटिव होते हैं सारे के सारे इसके पास है, लेकिन निगेटिव नहीं है। ठीक है, सारे हैं, मतलब 0 से बड़ा होगा। ठीक है, ग्रेटर देन 0 होगा ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर। ठीक है, 0 से बड़ा होगा, 0 तक नहीं होगा। ठीक है, इधर होगा। ठीक है, 0 से बड़ा जितना भी रेशनल नंबर है सारा का सारा इसके पास है। तो कहता है कि आप शो करके दिखाइए कि ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर का सेट एस अंडर द बाइनरी ऑपरेशन स्टार, इस स्टार के बाइनरी ऑपरेशन पर ये एक ग्रुप का फॉर्म्स करेगा जहाँ पे स्टार डिफाइंड है। स्टार के बारे में बोला गया है ए स्टार बी इज इक्वल टू 1/AB है। अब देखिए, अभी तक जो आपको क्वेश्चन मिल रहा था उसमें आपको बाइनरी ऑपरेशन खुल करके बता रहा था कि वो प्लस है कि माइनस है कि मल्टीप्लिकेशन है कि क्या है। अभी तक वैसे प्लस ही आपको मिला है, लेकिन अब यहाँ ही नहीं कह रहा है, अब कह रहा है कि स्टार है, बाइनरी ऑपरेशन स्टार है। और स्टार का मतलब क्या है, तो स्टार का मतलब यहाँ समझिए कि अगर कोई 2 एलिमेंट बी ए और बी है और इस पे स्टार लगाया जाता है तो इसका मतलब ये माना जाएगा कि इस दोनों के प्रोडक्ट में 2 से भाग दिया जा रहा है। समझ रहे हैं आप, कोई भी 2 एलिमेंट लीजिए, मान लीजिए 2 स्टार 5, तो 2 का 5 से ऑपरेशन करा रहे हैं, इसका मतलब ये माना जाएगा कि आप 2 को 5 से गुना करा के 2 से भाग कर रहे हैं। ठीक है, तो स्टार का मतलब समझ आ रहा है। अब आपको समझ में आएगा कि स्टार का मतलब केवल प्लस माइनस गुना भाग ही नहीं है, स्टार कुछ भी हो सकता है। स्टार की संख्या इन्फिनिटी पे बहुत स्टार है, कुछ भी हो सकता है, वहाँ पे डिफाइंड किया जाना चाहिए। ठीक है, तो स्टार है यही समझना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे अंजाम देंगे, कैसे बनाएंगे, सिंपल लॉजिक है, सिंपल। आपको इस क्वेश्चन को हम करके दिखा देते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। तो लिख लेंगे गिवन सेट इज एस इज इक्वल टू क्या है, सेट एस का मतलब क्या है, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रेशनल्स। ठीक है, ऑल पॉजिटिव रेशनल्स है सेट एस का मतलब, एंड BO मतलब बाइनरी ऑपरेशन इज स्टार डिफाइंड एज
डिफाइन एज ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी बाई 2। ठीक है, तो हम लोगों के पास एक सेट भी मिल गया और एक बाइनरी ऑपरेशन भी मिल गया। अब हम लोगों को ये शो करना है कि ये जो सेट है ये इस बाइनरी ऑपरेशन के साथ ग्रुप का फॉर्म्स कर रहा है, ग्रुप का निर्माण कर रहा है, ऐसे समझिए। तो फिर से वही बात, लैंग्वेज आप खुद से लिख लीजिएगा कि वही कि ये 4 कंडीशन को फॉलो कर रहा है तो ये ग्रुप का बनेगा। आप यहाँ लिख सकते हैं, चलिए लिख ही देते हैं। इफ क्या ऐसे लिखते हैं, एस और स्टार forms a group if it follows following postulates। ठीक है, एस स्टार मतलब एस सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रेशनल्स स्टार के रिस्पेक्ट में ग्रुप का फॉर्म करेगा अगर वो फ्लोइंग कंडीशंस को, फ्लोइंग प्रॉपर्टीज को फॉलोज करता हो। ठीक है, तो पहला प्रॉपर्टी जीवन हम लोग के पास क्या है, पहला प्रॉपर्टी जीवन है क्लोजर लॉ। ठीक है, तो क्लोजर लॉ क्या कहता है, कहता है क्या, वो छोड़िए, देखना है कि क्लोजर लॉ को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। तो हम लोग इसके अंदर 2 एलिमेंट मान लेते हैं, लेट ए एंड बी बिलोंग्स टू, कौन सा सेट है, एस है। मान लेते हैं कि 2 सेट ए एंड बी एस के अंदर बिलोंग करता है, तो अब इस पर स्टार्ट करते हैं ए स्टार बी। अब क्लोजर लॉ अगर ही फॉलो करता है तो इस दोनों का जो ऑपरेशन करने के बाद एलिमेंट आएगा वो भी इस सेट के अंदर होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं बोला है कि जोड़ने के बाद, घटाने के बाद आना चाहिए, ऑपरेशन करने के बाद आना चाहिए। इससे पहले के ऑपरेशन में, ऑपरेशन का मतलब जोड़ था इसलिए जोड़ रहे थे, यहाँ ऑपरेशन का मतलब देखिए, इसका मतलब है ए बी बाई 2, मतलब दोनों को गुना करके 2 से भाग देना था, बस यहाँ वही करेंगे। अब आप बताइए कि यहाँ ए और बी क्या है, ए और बी सेट का एलिमेंट है और इस सेट का एलिमेंट का मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव रेशनल्स, मतलब ए और बी यहाँ पे पॉजिटिव रेशनल नंबर है। ठीक है, अब आप 2 पॉजिटिव रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करिएगा तो वो एक पॉजिटिव रेशनल नंबर ही देगा। ठीक है, और जब उसमें आप 2 से डिवाइड भी कर दीजिएगा तो भी वो पॉजिटिव रेशनल नंबर ही रहेगा। तो यानी कि ये एलिमेंट जो आएगा ये बिलोंग करेगा एस से। तो हेंस हम लोग कह सकते हैं इट फॉलोज क्लोजर लॉ। ठीक है, ये क्लोजर लॉ को क्या करता है, फॉलो करता है। अब चलिए G2 क्या है, एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, देख लेते हैं एसोसिएटिव लॉ को ये फॉलो करता है नहीं। चलिए मान लेते हैं इसके अंदर 3 एलिमेंट, एसोसिएटिव लॉ के लिए हम लोग को 3 एलिमेंट लेना होता है, 3 एलिमेंट ए बी एंड सी मान लेते हैं कि बिलोंग करता है एस से। ठीक है, तो देन हम लोग ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू, अब देखिए ए प्लस बी, सॉरी ए यहाँ पे स्टार लिखना है, प्लस नहीं लिखना है, ए स्टार बी स्टार सी है। अब अगर ये ए स्टार बी और स्टार सी किसके बराबर आ जाए, ए स्टार बी स्टार सी अगर इसके बराबर आ जाए तो ये एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। ठीक है, तो पहले हम लोग इसको सॉल्व करते हैं फिर इसको सॉल्व करेंगे, देखते हैं दोनों बराबर आता है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए ए स्टार बी का मतलब क्या हुआ, ए स्टार बी का मतलब सिंपली है कि ए बी बाई 2 हुआ। ठीक है, ए बी बाई 2 हो गया, इसका मतलब अब फिर स्टार है सी। अब देखिए यहाँ पे अब ए स्टार बी था तो ए बी बाई 2 हुआ है, अब यहाँ पे इतना और इतना है
तो अब इसके बीच में स्टार लगा हुआ है, इसका मतलब है कि इस दोनों का प्रोडक्ट बाई 2, इस दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, ए बी बाई 2 और इंटू सी और बाई 2, तो ये फाइनली हो जाएगा ए बी सी बाई 4। ठीक है, अब हम लोग निकालते, इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब हम लोग निकालते हैं ए स्टार और बी स्टार सी का ब्रैकेट। ठीक है, अब यहाँ पे ए स्टार को ऐसे ही रहने देते हैं और बी स्टार सी का मतलब क्या होगा, बी सी बाई 2, और फिर से यहाँ वही फंडा अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए और इंटू बी सी बाई 2 और बाई कितना 2, तो ये कितना हो जाएगा ए बी सी बाई 4, और इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकेंड। अब आप ध्यान से देखिए, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड से आप देखिएगा तो ये दोनों आपस में बराबर आ रहा है। ठीक है, तो ये दोनों आपस में बराबर आ गया, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि ये एसोसिएटिव लॉ को भी क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। यहाँ G2 भी अप्लाई हो गया। चलिए अब हम लोग तीसरा प्रॉपर्टी पे आते हैं, G3 पे। तो G3 क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, तो क्या करते हैं यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एस। ठीक है, ए जो है वो एस का मेंबर है, तो देन हम लोग क्या जानते हैं, वही इसमें फिर से वही वाला फंडा है, ए स्टार ई इज इक्वल टू ई स्टार ए इज इक्वल टू ए होता है। तो यहाँ से एक उठा लेंगे, ए स्टार ई इज इक्वल टू ए। तो ए स्टार ई का क्या मतलब है, स्टार को जब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो कहता है कि इस दोनों एलिमेंट्स का प्रोडक्ट बाई 2, तो दोनों एलिमेंट्स ए इंटू ई है, बाई 2 है और इज इक्वल टू ए है, और ये से कट जाएगा, कितना मरतब में, एक मरतब में, तो ये क्या हो जाएगा, ई इधर जाके 2 हो जाएगा, तो ई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। तो देखिए इस केस में आइडेंटिटी का वैल्यू कितना आया, 2 आया। ठीक है, तो अब आप बताइए कि क्या ये 2 सेट एस के अंदर बिलोंग करता है। तो सेट एस क्या था, पॉजिटिव रेशनल नंबर्स था, तो ये तो पॉजिटिव है ही है और रेशनल नंबर भी है, 2 के बाई में 1 लगा दीजिएगा, रेशनल हो जाएगा। तो ये इस सेट एस से क्या करता है, बिलोंग करता है, बिलोंग्स टू सेट ए, इसलिए हेंस हम लोग कह सकते हैं हेंस आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट। अच्छा, यहाँ पे एसोसिएटिव में हम लैंग्वेज नहीं लिखे थे ना, यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड ए का स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, और नीचे जगह नहीं है, आप लिख लीजिएगा हेंस, इसके नीचे लिख लेंगे हेंस इट्स फॉलो एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम लोग G4 पे आते हैं। चौथा प्रॉपर्टी देखते हैं फॉलो कर रहा है कि नहीं। G4 क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। ठीक है, तो इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, वही मान लेंगे फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एस, देन फिर से वही बात, ए स्टार ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स स्टार ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी। तो यहाँ से हम लोग ले लेंगे एक ए स्टार और ये हो जाएगा ए इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी। तो यहाँ से ए स्टार ए इनवर्स का क्या मतलब हुआ, दोनों का मल्टीप्लाई और बाई में 2 और इज इक्वल टू आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी कितना आया था, आइडेंटिटी 2 आया था, यहाँ 2 ले लेंगे, तो यानी कह सकते हैं कि ए इनवर्स इज इक्वल टू 4 बाई ए आ जाएगा। अब आप बताइए कि 4 बाई ए है तो क्या ये बिलोंग करेगा, 4 बाई ए से क्या मेंबर होगा। अब आप बताइए यहाँ पे ए क्या है, ए एक पॉजिटिव रेशनल नंबर है और
इस पॉजिटिव रेशनल नंबर से 4 में डिवाइड करेंगे तो भी एक पॉजिटिव रेशनल नंबर ही आएगा। डिवाइड करेंगे तो ये तो कंफर्म बात है कि रेशनल नंबर ही आएगा, और पॉजिटिव से डिवाइड करेंगे तो ये भी कंफर्म बात है कि पॉजिटिव रेशनल नंबर ही आएगा। यानी ये क्या करेगा, एस से बिलोंग करेगा। और जब बिलोंग करेगा तो हम लोग लिख सकते हैं हेंस इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट। तो हेंस से क्या हो जाएगा, एस और स्टार फॉर्म्स अ ग्रुप। ठीक है, एस स्टार क्या करेगा, ग्रुप को फॉर्म करेगा। मतलब लैंग्वेज कम लिखने के लिए एस स्टार लिख दिए हैं। इससे क्लियर पता चल रहा है कि एस जो सेट है वो स्टार के रिस्पेक्ट में क्या कर रहा है, ग्रुप का फॉर्म कर रहा है। ठीक है, फॉर्म्स, एस यहाँ लगेगा, फॉर्म्स ग्रुप। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि सारा क्वेश्चन, सारा कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। मैक्सिमम क्वेश्चन अब आपसे बनेगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अबेलियन ग्रुप पढ़ेंगे, और इसका क्या बोलते हैं, ग्रुप का सेट, ग्रुप का ऑर्डर कितना होता है, ये सारा चीज़ समझेंगे। तब तक के लिए आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, बहुत हो गया। ठीक है, इतना आप पढ़िए, रिवीजन करिए, इससे क्वेश्चन पूछता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।